तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। तो बच्चों, हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। आज जो हमारी क्लास है वो बेसिक क्लास होगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? देखो, हालांकि ऐसे दुनिया में कोई भी एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है, लेकिन अपन जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली कहते किसको है, इसमें करते क्या है। हालांकि देश में हर आदमी क्या है, ईच एंड एवरी फैमिली पर्सन क्या करता है, इकोनॉमिक्स को पालन करता है, इकोनॉमिक्स को उसकी जिंदगी में अपनाता है। हर कहते हैं ना, हम घर का बजट बनाते हैं। हर लेडी, हर औरत क्या करती है, किचन का बजट तैयार करती है, मतलब किचन का बजट बनाती है, तो वो भी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक्स की हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स के फिर कितने टाइप होते हैं, उसकी दो ब्रांचेज होती है मुख्यतः, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बारे में हम है ना, इकोनॉमिक के जो कई सारे मॉडल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एक बार काफ़ी ओवरऑल इकोनॉमिक्स का ये आज की क्लास होने वाली है। तो हम शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो जो इसका जो क्या कहते हैं, ओरिजिनल जो शाब्दिक अर्थ है। हालांकि शाब्दिक अर्थ से पूरी बात समझ में नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कुछ बात समझ में पड़ेगी। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स क्या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी भाषा के? प्राचीन काल में जानते थे आप, ग्रीक भाषा ज्यादातर इस्तेमाल होती थी, ग्रीक या लैटिन। तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है इकोनॉमिक्स, ओइकस एंड नेमेनियन। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, क्योंकि मुझे कोई ग्रीक आती नहीं है, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस एंड नेमेनियन। ओइकस का मतलब होता है घरेलू और प्रबंधन। तो ये एक तरह से क्या, घर का मैनेजमेंट है। हर आदमी इकोनॉमिक्स का सिद्धांत अपनाता है। हर आदमी को महीने में सैलरी मिलती है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये। पहले वो अरेंजमेंट कर लेता है दिमाग में कि भाई मैं इतना मैं रूम रेंट दूंगा, इतना मैं है ना खाने पे खर्च करूंगा, इतना ये खर्च करूंगा, इस बार कपड़ा नहीं लूंगा, अगली बार कपड़ा लूंगा, थोड़ा पैसा जोड़ के। तो हर आदमी क्या पैसे का जो मैनेजमेंट करता है ना, वही क्या इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स कोई अलग से कोई साइंस नहीं है बच्चों, अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी प्रकार से घर का मैनेजमेंट, क्या मतलब हुआ इसका? घर का मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट। तो घर का मैनेजमेंट कैसे होगा? पैसों से होगा। तो घर में जितने भी पैसे आते हैं ना, लिमिटेड, हर आदमी की सैलरी लिमिटेड होती है। अब उसमें उसको काम करना है, तो उसको एक चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये जो मैनेज का खेल है ना, ये किसमें होता है? वो सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पैसे का साइंस है, पैसे की बात होती है। जहां पर कोई इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब है पैसों का मैनेजमेंट है। हर घर में पैसा लिमिटेड होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है चीजों को। तो वही क्या इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की एक और दूसरी परिभाषा होती है बच्चों, कि देखो क्या है ना, दो चीजें होती है। एक तो रिसोर्सेज, हर आदमी की जो वांट है ना, वांट, चाहत, वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अब मैं आपको कहूंगा आपकी क्या चाहत है, क्या वांट है, तो कोई कहेगा मुझे तो आईफोन लेना है, कोई कहेगा मुझे ब्रांडेड शूज लेना है, कोई कहेगा मुझे गाड़ी लेनी, कौन सी ऑडी। तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। मुझे तो कहना फ्लाइट में घूमना है, मुझे तो एयरपोर्ट पे, उसमें क्या कहते हैं, एयरपोर्ट में घूमना है। ऐसा हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा हो सकती है। तो जो मनुष्य की बच्चों वो चाहत होती है, वांट होती है, वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन पैसे को मैं दूसरा भाषा में कहती हूँ रिसोर्सेज, संसाधन। पैसा एक संकीर्ण शब्द हो जाता है। जैसे रिसोर्स में क्या आ गया, जैसे कि मान लो गेहूं, तो गेहूं भी एक लिमिटेड है। दुनिया में जो जितने भी संसाधन है ना, गेहूं हो गया, चाहे कोई भी चीज होगी, या कोयला हो गया, चाहे वो लोहा हो गया, या आयरन स्टील हो गया, या दूध हो गया, हर चीज एक लिमिटेड होती है। और चाहत क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो इन दोनों के बीच मैनेज करना, इन दोनों के बीच को मैनेजमेंट करना आदमी, ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले, वो क्या कहलाएगा? वो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मनुष्य की जो वांट होती है, चाहते होते हैं, वो अनलिमिटेड होती है। मैं बॉडी कार में घूमूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, हर इंसान की अनलिमिटेड ख्वाहिशें हैं। लेकिन उसके बाद पैसा उतना होता है कि अभी आपकी भी कितनी इच्छाएं हैं, मार रखी है, दबा रखी है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, रिसोर्सेज, पैसा जो लिमिटेड है। तो अब फिर भी तो आप चीजें मैनेज कर रहे हो ना, अच्छी जिंदगी जी रहे हो। कम पैसे में भी आप पूरी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे, पूरी वांट पूरी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तो आप फिर क्या करोगे? प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, मेरी प्रायोरिटी क्या है, कहाँ मैं पैसा बचा सकता हूँ। तो ये जो सब हम खेल कर रहे हैं ना, ये पैसा बचाने का, चीजों को मैनेज करने का, वो साइंस क्या कहलाती है? वो सब्जेक्ट कहलाता है इकोनॉमिक्स। तो आज के बाद आप मुझसे है ना कभी पूछोगे नहीं इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है। मनुष्य की वांट अनलिमिटेड होती है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इन दोनों को मैनेज करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो मेरे सामने इकोनॉमिक्स की जो शाब्दिक परिभाषा और दूसरी क्या कहते हैं, देखो बच्चों, हर आदमी इकोनॉमिक्स में अपना रहा है। हर आदमी ये काम करता है, हर आदमी की इच्छा खूब है, लेकिन उसके बाद पैसा लिमिटेड है। तो हर चीज आदमी मैनेज कर रहा, नहीं कर रहा। आप भी मैनेज कर रहे हो, या स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहे हो जयपुर में, तो कम पैसे में चीजों को मैनेज कर रहे हो। तो ये मैनेजमेंट क्या कहलाता है? ये इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है यहाँ पे। तो परिभाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाब्दिक परिभाषा भी बता दी मैंने, फिर इसके बाद डेफिनेशन बता दी। वांट और रिसोर्सेज, वांट क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। इन दोनों को मैनेज करना ये इकोनॉमिक्स कहलाता है।
अब एक और चीजों में कंफ्यूजन होता है, कई लोग जो आपने पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, कई जगह इकोनॉमिक्स शब्द का यूज होता है, कई जगह इकोनॉमी का वर्ड का यूज होता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस में बता देता हूं, ताकि जब आप आगे कभी इस शब्दों का इस्तेमाल करो तो उसको सही से चूज कर सको। एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है बच्चों इकोनॉमी। जब हम क्या करते हैं, जब चीजों को हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ाई करते हैं, थ्योरेटिकल, तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। क्या एक साइंस है जिसमें क्या करते हैं, हम थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ते हैं, कई सारे आंकड़े पढ़ते हैं, कई सारे मॉडल पढ़ते हैं, कई सारे नियम कायदों का सेट होता ही है। लेकिन जब इसको इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को समझ करो, एक सिद्धांत दिया जैसे कि एडम स्मिथ ने दिया, क्या बहुत फेमस है, कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ टैक्सेशन। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमी कहलाता है, मॉडर्न इकोनॉमी। उसका एक सिद्धांत है कैनन ऑफ टैक्सेशन। भाई जब सरकार जनता पे कर लगाती है तो उसको कुछ सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं किसी पर कुछ भी कर लगा दिया। तो ये इन्होंने दिया। तो जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन बच्चों ये जो थ्योरेटिकल तो किताबों में रहती है, इसको कहीं ना कहीं लागू करना पड़ेगा ना। जब इसी थ्योरेटिकल को क्या करेंगे, अपन प्रैक्टिकली लागू करेंगे कोई क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स के सिद्धांत तो कॉमन है पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए, अब उसको कोई क्षेत्र में लागू करते हैं तो उस क्षेत्र की इकोनॉमी कहलाती है। इंडिया में लागू किया तो इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान में लागू किया तो राजस्थान की इकोनॉमी, जयपुर में लागू किया तो जयपुर में इकोनॉमी, कोई मोहल्ले में लागू किया उस सिद्धांतों को तो मोहल्ले की इकोनॉमी, अमेरिका में लागू किया तो अमेरिकन इकोनॉमी। तो अमेरिकन जो ये इकोनॉमी होता है ना बच्चों, ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है। जो इकोनॉमिक शब्द है ना बच्चों, वो क्या करता है, ये तो क्या थ्योरी है, प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत दिए अलग अलग इकोनॉमिक्स ने। ये तो किताबी बातें होगी, वही बात होगी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब उसको व्यवहार में लागू करते हैं कहीं पे, तो जब वो अप्लाइड पार्ट होता है ना, वो तो इकोनॉमी कहलाता है। अब इन्हीं सिद्धांतों को हम कोई कहीं देश में लागू करेंगे, कहीं राज्य में लागू करेंगे, इंडिया में लागू किया तो उसको क्या कहेंगे, इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों जो इकोनॉमी शब्द होता है ज्योग्राफिकल होता है। जब इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को किसी ज्योग्राफी में लागू करते हैं ना, कोई भौगोलिक क्षेत्र में, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। अब समझ गया आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस। इकोनॉमिक्स सीधा सा सिद्धांत है, कई सारे उसमें मॉडल हैं, कई सारे उसमें अलग अलग इकोनॉमिक्स के अपनी अपनी सोच है, विचार है, लेकिन उनको जब हम प्रैक्टिकल में लागू करते हैं, अप्लाइड करते हैं कहीं कोई ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसको इकोनॉमी कहते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी, आप इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं सुनोगे, इंडियन इकोनॉमी सुनोगे। राजस्थान की इकोनॉमी कैसी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहते हैं ना, वो ये है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, हमको उसको अप्लाइड पार्ट में इकोनॉमी पढ़ना है बेसिकली। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी में अंतर। इकोनॉमिक क्या होती है बच्चों, सिद्धांतिक होती है, थ्योरेटिकल होती है, बुक्स में पढ़ते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक्स इस पर रिसर्च करते हैं। अब जब इन सिद्धांतों को, जैसे न्यूटन ने नियम दिए, तो ये तो क्या होगा, इकोनॉमिक होगी। अब न्यूटन के नियमों के आधार पर जैसे कि रॉकेट बनाया, तो ये प्रैक्टिकल हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर वो इकोनॉमी कहलाएगा। जैसे इंडियन इकोनॉमी जहां भी लागू करो, चाइना में लागू किया तो चाइना की इकोनॉमी। तो ये इससे आप समझ गए होंगे। तो इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी का ये डिबेट चलती है, कई बच्चे इसको इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं, तो इसको नहीं करना अपन को। जब भी हम इंडियन बात करें, इंडिया के संबंध में, तो इंडियन इकोनॉमी लिखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं लिखेंगे। लेकिन कोई सिद्धांत की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स की यह सिद्धांत है, तब इकोनॉमिक्स शब्द का उपयोग करेंगे। कई आंसर राइटिंग में गलती नहीं होनी चाहिए वहां पर, नहीं तो फिर वो एग्जाम में पकड़ लेगा तुरंत, क्योंकि वो तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट होगा। तो वो समझेगा बच्चों को ये अंतर पता नहीं कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी में क्या अंतर है, तो राइटिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चों इकोनॉमी की दो ब्रांचेज होती है मुख्यतः कह रहा हूं मैं, और भी कई हो सकती है, आजकल बहुत चल रही है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स चल रही है, एक को क्या कहते हैं इकोनोमेट्रिक चल रही है। लेकिन बेसिकली मैं दो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, मैक्रो और माइक्रो। देखो इकोनॉमिक्स की जो मुख्यतः दो ब्रांचें बताई गई है, और भी है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, एक है मैक्रो इकोनॉमी। आप में जो भी बच्चे साइंस पढ़ रहे होंगे सब जानते होंगे माइक्रो का मतलब, माइक्रो से ही बना क्या शब्द से ही बनता है माइक्रोस्कोप, जो छोटी चीज को बड़ा दिखाए उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल, और मैक्रो शब्द का मतलब होता है लार्ज। जब हम इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को बड़े लेवल पर देखते हैं, देश के लेवल पर देखते हैं, पूरे इंडिया के समुद्र में देखते हैं, व्यापक स्तर पर देखते हैं, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है व्यापक स्तर पर देखते हैं तो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमी। लेकिन जब उनको छोटे लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे, जैसे रामलाल की स्थिति क्या है, इंडिविजुअल स्तर पर देखते हैं
तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होगी। जब हम इकोनॉमिक्स को होल देखते हैं, जैसे पूरे इंडिया में क्या, पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है देश में, भारत देश में बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है। जब हम इकोनॉमिक्स को बड़े लेवल पर देखते हैं, देश के स्तर पर देखते हैं, राज्य के स्तर पर देखते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। जब हम छोटे इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट कंपनी है, इंडिविजुअल फर्म है, जैसे कि अडानी एक फर्म है, उसके स्तर पर स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति के स्तर पर स्टडी करते हैं, तब वो क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमी कहलाएगी। बच्चों जो हमारा सिलेबस का मुख्यतः पार्ट कितना है, 98% के पास पार्ट यही है, मैक्रो इकोनॉमी। हमको ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है। इंडिया का इंटरबेस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इंडिया का भारत सरकार का बजट क्या होता है, तो सब बड़े लेवल पर बजट बात करी गई है। इंडिविजुअल फर्म पे लेवल हमको सब नहीं करनी। ये तो बच्चों जो क्या इंडिविजुअल फर्म पर रिसर्च कई जगह होती है, इसमें मुख्यतः डिमांड एंड सप्लाई का गेम आता है। एक इंडिविजुअल आदमी डिमांड करता है कोई चीज की, तो क्या कारण है, डिमांड को क्या क्या चीज इम्पैक्ट डालती है, सप्लाई है, प्रोडक्शन हो रहा है तो एक किसान सप्लाई कर रहा है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसमें डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। बाकी हमारा जो मुख्य टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा मैक्रो इकोनॉमी। अगर मैं कहीं इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग करूं तो उसका मतलब यही होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, यहां पर तो मैंने बताया 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या क्या नाम है इसका, एक तो मैक्रो इकोनॉमी जब बड़े स्तर पर होते हैं, देश के स्तर पर होता है, जनरली हम इसी के बारे में बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमी इंडिया में, पूरे भारत देश में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये सब मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर कहलाते हैं, देश के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहलाते हैं। जब हम स्मॉल लेवल पर बात करें, इंडिविजुअल फर्म के स्तर पर बात करेंगे, तो कहलाएगी माइक्रो इकोनॉमी। और यह बच्चों जो क्लासिफिकेशन पहले नहीं था, जब इकोनॉमिक्स की स्टार्ट हुई थी लगभग 1770 के आसपास हुई थी। मैं भी आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तब से लेकर 1939 तक इसका कोई क्या था, क्लासिफिकेशन नहीं किया था, सब जनरली एक साथ ही पढ़ते थे। बाद में एक बहुत महान इकोनॉमिस्ट आए, बहुत फेमस नाम है, आपको याद रखना है, रेगनर फ्रिश। क्या नाम था बच्चों, रेगनर फ्रिश। बहुत महानतम इकोनॉमिस्ट था ये। इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट दिया। तो अगर आपसे एग्जाम में किसी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के 2 वर्गीकरण मैक्रो माइक्रो में किसने बांटा, तो बांटा ये रेगनर फ्रिश साहब ने। ये एक बहुत बड़े वो थे, क्या थे, इकोनॉमिस्ट। और इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल 1969 में मिला था, फर्स्ट नोबेल इनको ही मिला था। तो अगर पूछेगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में फर्स्ट नोबेल अवार्ड किसको मिला था, तो रेगनर फ्रिश को ही मिला था। और इसी के फील्ड में काम करने के लिए इनको अवार्ड मिला था। तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए, जवानी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, मैं बता रहा हिस्ट्री हमको जाननी थी। तो हिस्ट्री में देखो बच्चों, फादर ऑफ इकोनॉमी या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। आपको यह नाम हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा हमेशा हमेशा। इकोनॉमिक्स में आज दिन तक के इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ दुनिया के इतिहास में आज दिन तक के, जो साइंस में जो नाम न्यूटन का है, वही नाम इकोनॉमिक्स के फील्ड में किसका है, एडम स्मिथ का है। इन्होंने एक कंसेप्ट बुक लिखी थी, कौन सी बुक, वेल्थ ऑफ द नेशन। और जितने भी अधिकांश मॉडर्न देश हैं, अमेरिका चाहे यूरोपियन जैसे पूंजीवादी देश, पूंजीवाद का उत्पत्ति इन्हीं की बुक से हुई है। इन्होंने कैपिटलिज्म का कंसेप्ट दिया था। इनका जो एक बहुत फेमस हुआ है थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड, मैं बताऊंगा बाद में इसको, इनविजिबल हैंड की थ्योरी क्या है, ये बहुत फेमस है। और इसी के से है ना देश, पूरी दुनिया में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। तो ये एडम स्मिथ का हमको याद रखना है। इसका शॉर्ट में बुक का नाम होता है वेल्थ ऑफ नेशन। इतना भी रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर पूरा रखना चाहो तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। भाई जो कोई भी देश है, उसके जो संपत्ति है, वेल्थ है, उसका क्या कारण है, संपत्ति कैसे बढ़ी है, तो ये सब के बारे में इन्होंने इंक्वायरी करी, कुछ सिद्धांत दिए, कुछ बातें रखी, कुछ विचार रखे। वहीं से फिर है ना इकोनॉमिक्स का एक सिस्टमेटिकल सब्जेक्ट के रूप में जन्म हुआ। उसके पहले इकोनॉमिक्स का अलग से सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, ये फिलोसफी का ही एक पार्ट था। लेकिन 1700 जो 76 में इन्होंने बुक लिखी थी, ये स्कॉटलैंड के थे बच्चों। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का, यूके का एक पार्ट है। यूके के 3-4 पार्ट हैं, जैसे कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। तो वो स्कॉटलैंड के स्कॉट निवासी थे एडम स्मिथ। इनका नाम याद होना चाहिए, जिनको क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी में। इकोनॉमिक्स में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से पूरी इकोनॉमिक्स चलती है। सबसे ज्यादा चीज होती है इसमें इकोनॉमिक्स में, एक तो होता है प्रोडक्शन
और दूसरा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इकोनॉमिक्स क्या है? पैसे का सिद्धांत है। पैसा कहां से आएगा? प्रोडक्शन करने से आएगा। क्या का प्रोडक्शन होता है? खेती में होता है। खेती में गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, तरह तरह की सब्जियां होती है। फिर इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है? जितने भी हम ये औद्योगिक चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड है, ये शर्ट है, कपड़े हैं, जितनी भी चीजें। इसके बाद एक तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, जहां पर कुछ दिया नहीं जाता लेकिन सेवा दी जाती है। जैसे डॉक्टर की चिकित्सा, आप गए डॉक्टर के पास में तो उसने कुछ दिया क्या? आपको नहीं दिया कुछ भी, लेकिन इलाज दिया। शिक्षा, टीचर के पास गए कोई चीज दी क्या? नहीं दी, लेकिन शिक्षा सेवा दी उसने। तो तीन ही मुख्यतः होते थे पुराने जमाने में। प्रोडक्शन, जब तक हम इनको जानेंगे नहीं तब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो पूरे जो इकोनॉमिक्स है ना, उसके 3 सेक्टर माने जाते थे। बाद में इसको 5 बढ़ा दिया कई जगहों ने। तो पूरी इकोनॉमी के 3 सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर बच्चों उसको कहते हैं जहां पर प्रोडक्शन होता है ना, वो नेचुरल से होता है, मतलब धरती माता से होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बताओ, एग्रीकल्चर में नेचर से तो पैदा होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर उसके साथ में कुछ सहयोगी होते हैं, जैसे मछली पालन, फिशरीज, समुद्र से मिलकर मछली। कोई फैक्ट्री में कुछ काम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जैसे कि एग्रीकल्चर, एलाइड और माइनिंग, कृषि, फॉरेस्ट्री, वानिकी, फिशरीज, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन वगैरह। जहां से क्या होता है? प्रकृति से कोई चीज मिलती है सीधा, तो उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। पूरी इकोनॉमी 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, उसमें 3 चीजों का ही प्रोडक्शन होता है। दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पर जो प्राइमरी से निकला ना प्रोडक्शन, उससे कुछ चीज बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या निकला? सपोज करो यहाँ गेहूं निकला इधर एग्रीकल्चर में। अब गेहूं से ब्रेड बनाया तो क्या हुआ? मशीन में बना। तो उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, जहां पर प्राइमरी से कोई चीज बनती है। समझे बात को आपको? तो इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, वे सभी गतिविधियां जो कच्चे माल को क्या करे, जो रॉ मटेरियल था उसको कोई प्रोडक्शन में बदलने के काम आते हैं। जनरली यहाँ फैक्ट्री का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में काम होता है। अब इन दोनों सेक्टर में जो काम आता है उसको टर्शरी क्षेत्र कहते हैं, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। भाई 2 चीजें होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा। वस्तु क्या दिखती है? साफ साफ क्या होती है? दिखती है। मैं दुकान पे गया, 100 रुपए दिए और चाय का पैकेट लिया, दिखी साफ साफ पकड़ लिया। लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे कुछ दिया क्या? नहीं दिया। मेडिकल पे गया तो दवाई मिली, तो मेडिकल किस में आ जाएगा? वो जो दवा कंपनी, दवा वो इंडस्ट्री में आ जाएगी। मैं ना फोन किया टेलीकॉम में, तो ऐसा तो है नहीं कि फिर जो फोन दे दिया उसको, वो कोई फोन बना तो सेकेंडरी में आएगा। लेकिन फोन से मैंने कॉल किया तो वो टर्शरी में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन, मैं बस में ट्रेन में बैठ के जयपुर से कोटा चला गया, तो ट्रेन थोड़ी मैं अपने घर ले गया, कुछ भी नहीं दिया मुझे, केवल एक सेवा दी। तो सेवा में क्या होता है? कोई वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता है, बस सेवा दी जाती है। जैसे कि परिवहन, भंडारण, संचालन। परिवहन क्या? ट्रांसपोर्ट। भंडारण, गोदाम पहले से बना होता है, मैंने कोई चीज भर दी उसमें, तो भंडारण ओवरऑल क्या है? वो सेवा है। संचार, टेलीकम्युनिकेशन। होटल, व्यापार और रेस्टोरेंट। होटल, व्यापार और रेस्टोरेंट। होटल में हम रहने जाते हैं तो होटल का कमरा थोड़ी उठा के ले आते हैं। वित्त एंड बीमा, फाइनेंस, हमने बैंक से लोन लिया तो कोई चीज थोड़ी दी उसने। लोक प्रशासन, पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट करती है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, तो कोई चीज थोड़ी दे रही है, बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। रियल एस्टेट का हो गया। रियल एस्टेट में क्या होता है और कंस्ट्रक्शन में अंतर होता है। कंस्ट्रक्शन में तो चीज बनती है, जैसे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी तो इसको कंस्ट्रक्शन कहेंगे। लेकिन जब बिल्डिंग की बिक्री होती है ना, तो उसको रियल एस्टेट कहते हैं। तो रियल एस्टेट एंड व्यावसायिक चीजें, ये आपको याद रखना चाहिए। प्राइमरी में क्या क्या आता है? कृषि, वानिकी, मत्स्य, पशुपालन, खनन। सेकेंडरी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। टर्शरी सर्विस सेक्टर में क्या आएगा? परिवहन, भंडार, संचालन, होटल, व्यापार, रेस्तरां, वित्त एवं बीमा, लोक प्रशासन, रियल एस्टेट। एक पुराने जमाने में जो ट्रेडिशनल था ना क्लासिफिकेशन, वो 3 ही माने जाते थे, 3 सेक्टर। बाद में धीरे धीरे क्या एक चतुर्थ सेक्टर भी उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे हुआ। इसमें मुख्यतः जो रिसर्च वाला काम होता है, R&D वाला काम होता है, नॉलेज बेस्ड जो जितनी भी सेवाएं होती है ना, उसको इसमें शामिल करते हैं। जैसे कोई नवाचार हुआ, कोई इनोवेशन हुआ, कोई हायर एजुकेशन गया, PhD कर रहा है तो वहां को रिसर्च कर रहा है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है? R&D आधारित होता है या नॉलेज बेस्ड होती है, दिमाग के आधार पर काम होता है यहाँ पर। हालांकि इसको भी टर्शरी में रख सकते थे, पहले ये टर्शरी में था, लेकिन बाद में इसको फिर और से क्या किया, अलग कर दिया दिखाने के लिए। तो क्वार्टरनरी में आता कोई आपसे पूछे क्या मतलब है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आधारित नॉलेज बेस्ड सेवाओं को क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी कहते हैं। फिर धीरे धीरे एक और आ गया, कौन सा? पंचमी, क्वीनरी। जितने भी जो हायर पॉलिटिकल, जहां पर डिसीजन होते हैं, जैसे नीति आयोग में, भारत सरकार में जितने बड़े अधिकारी होते हैं, इनको क्या कहा गया? इनको पंचम कहा गया। जैसे RBI गवर्नर हो गया, PM हो गया, राष्ट्रपति हो गया। उच्च आर्थिक राजनीतिक निर्णय जहां लिए जाते हैं, हायर इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल डिसीजन जहां ले जाते हैं, जैसे कि नीति आयोग में लिया जाता है, भारत सरकार में, फाइनल मिनिस्ट्री में,
तो ये सबको क्या रख दिया, अलग से पंचम में रख दिया। हालांकि चाहते तो ये भी प्रशासनीय है, तो इसको ट्रेजरी में रख सकते थे पुराने टाइम पर, लेकिन बाद में इसका अलग से सेवा बना दी। अब बच्चों इकोनॉमी का क्या होता है, इकोनॉमी का मैंने बताया मुख्यतः क्या होता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चीजें पैदा करना और जनता को पहुंचाना, यह इकोनॉमिक्स का बढ़िया एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसी आधार पर बच्चों इकोनॉमिक्स जो है ना सिद्धांत है ना, वो दो तरह की पूंजी होती है। आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, दूसरा सुना होगा सोशलिस्ट, क्या हो गया इसको, समाजवादी। ये आपने सुना होगा। अगर आप में से किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो भारत की उसमें क्या लिख रहा है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य धर्मनिरपेक्ष, तो समाजवादी शब्द वहां भी है। ये 42 या शायद 44 नहीं, शायद 42 होगा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा गया था। तो बेसिकली इन दोनों में अंतर क्या होता है ये मैं एक बार समझ रहा हूं आपको। एक तो होता है कैपिटलिस्ट पूंजीवाद, एक होता है सोशलिस्ट समाजवाद। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको फ्री कैपिटल भी, फ्री मार्केट कहते हैं, फ्री मार्केट। तो देखो पहला सवाल पूछता है प्रोडक्शन कौन कर सकता है, प्रोडक्शन कौन कर सकता है किसी भी देश में, उस आधार पर क्या बांटेंगे। जैसे कि प्रोडक्शन कोई भी आदमी कर सकता है, इंडिविजुअल व्यक्ति कर सकता है। इसमें कौन कर सकता है, इसमें केवल गवर्नमेंट करती है। इसको मैं एक लाइन में समझा दो आपको। इंडिया में आपने देखा होगा सरकार क्या होती है, पहले पुराने टाइम पर हर चीज बनाती थी, जैसे कि BSNL प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था। जहां भी सरकारी का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, हर चीज सरकार उपलब्ध कराती है, वो उस तरह की इकोनॉमी क्या कहलाती है, सोशलिस्ट कहलाती है। और जहां पर ना इंडिविजुअल बड़े बड़े बिजनेसमैन काम करते हैं, टाटा बिरला अंबानी अडानी ऐसे लोग काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। इसमें प्रोडक्शन कौन करता है, तो निजी क्षेत्र करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है, इंडिविजुअल करता है, प्राइवेट बिजनेसमैन करते हैं बड़े बड़े। यहाँ पर क्या होता है सोशलिस्ट में, जो प्रोडक्शन करता है वो गवर्नमेंट करती है। जैसे भारत सरकार में क्या गवर्नमेंट मैं बता दूं BSNL है, पहले आपने देखा होगा एयर इंडिया है। इससे पहले एक जमाना में आपको यकीन नहीं होगा, भारत सरकार ब्रेड बनाती थी, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन बनाती थी। मॉडर्न बेकरी जो भी चलती ना, या मॉडर्न बेकरी पहले इंडियन भारत सरकार इसकी मालिक थी। बाद में इसको क्या किया, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, बेच दिया, ऐसे बेच दिया इसको भी। तो क्या होता है बच्चों, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है उसमें क्या होता है, फ्री मार्केटेबल होता है, मार्केट डिसाइड करेगा क्या पैदा करना है क्या नहीं करना, और इंडिविजुअल पर्सन जो प्राइवेट पर्सन वो प्रोडक्शन करेगा। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, क्या भाव में बेचेगा, क्या चीज प्रोडक्शन करेगा, वो सब कौन करेगा, वो इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है ना वो डिसाइड करेगा। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। ये बेसिकली एडम स्मिथ के सिद्धांतों से निकला है। मैं बताया था ना आपको, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी एडम स्मिथ ने ये सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड। मतलब गवर्नमेंट है ना बिजनेस से दूर रहे, अपने आप ही जो है ना बिजनेस में इनविजिबल हैंड होता है ना, मतलब अपने आप ही जो एक वो होता है बिजनेसमैन में एक शौक, जोश, वो जोश ही अपने आप से क्या कराएगा, प्रोडक्शन कराएगा। तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता, इसमें पूरा गवर्नमेंट इंटरफेयर होता है। मैंने बताया इसे, इसमें किसके लिए काम करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में से लाभ के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करेगा। ये क्या काम करता है, ये समाज सेवा के लिए काम करता है, सोशल वर्क के लिए। सरकार चीजें देती है फ्री में, तो पैसा लेती है क्या बताओ, नहीं लेती। सरकार क्या करती है, आम जनता के हित में काम करती है। बाजार में चल जाओ, मार्केट बेस्ड जितने भी कैपिटल सिस्टम है वहां पर पैसे दो चीज लो। और इसमें रेट क्या, रेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, रेट कौन करेगा, डिमांड सप्लाई पर। कोई चीज की डिमांड ज्यादा है तो वो चीज महंगी बिकेगी, और सप्लाई ज्यादा है तो वो चीज सस्ती हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा इसमें, यहाँ पर सारा रोल कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्या पैदा करना है, कितनी फैक्ट्री लगानी है। अगर आपको पता हो तो इंडिया में 1991 से पहले हम क्या थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी हमारी बेसिकली ज्यादातर। क्यों, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो 1991 के पहले गवर्नमेंट से हर चीज का लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट बताएगी तुमको ये चीज बनानी नहीं बनानी। मारुति कार बनाएगी तो कितनी बनाएगी, 10,000 बनाएगी, 11,000 नहीं बनाएगी, जेल में डाल देंगे। अगर आपने गुरु पिक्चर देखी हो तो उसमें गुरु पे एक आरोप भी रहता है कि हमने आपको परमिशन इतनी दी, आपने इससे ज्यादा क्यों बना दी। तो वो ये सिस्टम कहलाता है क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाता है। अब ठीक है, यहाँ तक ज्यादातर जितने भी यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका वगैरह है, जितने भी जो रिच कंट्री है ना, वो सब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते मार्केट में। मार्केट का जो डिमांड सप्लाई का रूल है उसके आधार पर पूरा काम होता है। जिस चीज की डिमांड है उसका प्रोडक्शन होगा, और जिस चीज की डिमांड नहीं है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। चाहे वो गरीब भूखे मरे तो मरे, यहाँ परवाह नहीं है, यहाँ केवल लाभ के लिए काम होगा।
ये सिद्धांत ये मानता है कि हर आदमी अपने अपने लाभ के इंटरेस्ट में काम करे, हर आदमी अपना इंटरेस्ट देखिए, अपने लाभ के लिए काम करे, तो सारे लोग जब अपने लाभ के लिए काम करेंगे तो सब अपने लिए बढ़िया करेंगे। लेकिन ये सिद्धांत क्या फिर ये गरीबों के लिए हानिकारक है बच्चों। गेहूं बन गया, अब गरीबों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना, वो गेहूं बाजार में 25 रुपए किलो में अवेलेबल है, लेकिन क्या सारे आदमी उसको खरीद सकते हैं? कैसे इंडिया में क्या होगा, पीडीएस चला रही है, तो ये पीडीएस क्या है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की पहचान है, ताकि सस्ते दाम पे 2 रुपए किलो में गेहूं जो गरीब है उसको उपलब्ध कराया जाए। पेंशन दी जा रही है, फ्री में शिक्षा दी जा रही है, नहीं तो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ लो। तो वो सिस्टम तो क्या है, वो कैपिटलिज्म का सिस्टम है, ये वाला सिस्टम क्या है, इसमें सोशलिस्ट का है। और हालांकि इंडिया कभी भी न तो पूरा कैपिटलिज्म रहा न कभी सोशलिस्ट रहा, इंडिया में क्या अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। क्या अपनाई थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब यहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया गया, गवर्नमेंट को भी किया गया। जैसे वही, जैसे कि मैं एक हजार एग्जाम्पल दे दूं, बीएसएनएल भी है तो एयरटेल भी है, एयर इंडिया भी था तो टाटा वो एयरवेज भी थी, या स्पाइस जेट भी थी, और भी कई जगह हम देख सकते हैं, जैसे कि रोडवेज बस चलती है तो प्राइवेट बसें भी चलती है। तो दोनों तरह की इकोनॉमी थी। हालांकि जो 1991 में था ना, 1991 के पहले इसका झुकाव सोशलिस्ट की तरफ जाता था। पहले आपने पढ़ा होगा 1991 के पहले की हिस्ट्री पढ़ी होगी, इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो पहले क्या करते थे, इंदिरा गांधी जी के जमाने में बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया, और भी ज्यादातर हर चीज सरकार पैदा करती थी। धीरे धीरे 91 के बाद क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी आए हीरो बन के, इन्होंने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म किया, सुधार किया इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया, और कई सारी छूट दी, बिजनेस को प्रमोट किया। तो उसके बाद में भारतीय जो इंडियन इकोनॉमी का झुकाव कहाँ हो गया, पूंजीवाद की हो गया। इसलिए तो क्या हुआ, 1991 के बाद में जितनी भी सरकारी कंपनियां थी ना, उनसे सरकार ने अपने आप को दूर करने लगा, और सरकार क्या करने लगी, बेचने लगी। तो जो आज मोदी जी बेच रहे हैं ना, ये कोई अभी से बेचना शुरू नहीं हुआ, 1991 के बाद में जो इंडियन इकोनॉमी का शिफ्ट हो गया पैराडाइम, और भारतीय जो इकोनॉमी ने क्या किया, वो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में आप जानते हो सरकारी सेक्टर की अलाउड ही नहीं होता, मतलब एक न्यूनतम होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनी को धीरे धीरे अब बेच रही है सरकारी कंपनी को, और भी आगे धीरे धीरे बिकेगा इससे। और इसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी 1991 मनमोहन सिंह जी की रिफॉर्म से। इसलिए इनको क्या कहते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहते हैं मनमोहन सिंह को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक इंडियन इकोनॉमी को काफी हद तक चेंज किया। तो मैंने पढ़ा था कैपिटलिस्ट मार्केट। अब इसको मैं ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, दोनों को मिला देना क्या होगी, मिक्स्ड होगी। तो इंडिया में क्या हमेशा से मिक्स्ड इकोनॉमी रही है, परंतु 1991 के पहले इसका रुझान क्या था, इसका रुझान था सोशलिस्ट की तरफ। बाद में क्या हो गया, 1991 में जो मार्केट बेस्ड रिफॉर्म किया, तब हो गया कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव। अब आप लोग, कई लोग हैं ना भोले हो, गाँव में रहने वाले स्पेशली बहुत भोले लोग होते हैं, उनके मन में आएगा कि सर ये तो पूंजीवाद बहुत खराब है, सोशलिस्ट अच्छा है, काफी मजेदार है। तो नहीं है अच्छा, दोनों अपने अपने जगह ठीक है, कोई भी चीज गलत सही नहीं होती। बताऊं कैसे, ये किसान है, मैं गांव का उदाहरण देता हूं। ये एक किसान है, ये 2 किसान है, 3 किसान है, 4 किसान है, 5 किसान है, 6 किसान है। हर किसान के पास अपनी अपनी जमीन है। तो बताओ, अभी जमीन पे जो ये पैदावार करेगा तो उसका मालिक कौन होगा, ये किसान होगा। अब ज्यादा पैदावार करेगा तो ज्यादा चीजों का मालिक बनेगा, लाभ कमाएगा। तो इसलिए क्या करेगा, रुचि लेके काम करेगा। अब मैं कह दूं नहीं 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 भाई, ये सरकार किसान की निजी जमीन अलाउड नहीं है, हम तो क्या सारी जमीन सरकार की, अब सरकार खेती करेगी, तो बताओ कैसा काम होगा। इसलिए सरकारी विभागों में काम देखा नहीं देगा आपने, गवर्नमेंट अपने ज्यादातर घाटे में चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां आदमी इंडिविजुअल को मानते नहीं है ना, खुद का लाभ की बात मैटर नहीं है, उसको तनख्वाह मिलनी है पक्की। तो फिर आदमी वहां काम नहीं करता, वहां क्या होता है, प्रोडक्शन घट जाता है, प्रोडक्शन घट जाता है, उत्पादन नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, जो इकोनॉमिक की पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है ना, वो विकसित नहीं हो पाती है सोशलिस्ट में। पूंजीवाद में क्या होता है, हर आदमी अपनी निजी संपत्ति के लिए काम करता है, निजी लाभ के लिए काम करता है। तो ज्यादा ज्यादा काम करेगा, डूब के काम करेगा। भाई मैं अगर कोई नोट्स बना रहा हूँ मेरे, अब मैं उसको बेच के मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। लेकिन मैं अगर नोट्स बना रहा हूँ और फ्री में सबको बांट दूं क्लास में, तो मैं कम मेहनत करूंगा। तो आदमी लाभ के लिए काम करता है, तो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो देश में ज्यादा ज्यादा रोजगार क्रिएट होंगे। तो इसकी कमी यही है, दोनों की कमियां। इसकी कमी क्या है, इसमें क्या है, वो पुअर आदमी को छोड़ दिया अपने हाल पर। चलो जो सक्षम है, जिसके पास सक्षमता है, कैपेबिलिटी, वो तो काम कर लेके पैसा कमा लेगा, ज्यादा कमा लेगा, अंबानी भी बन जाएगा, अडानी भी बन जाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसमें सक्षम नहीं, कम पढ़ा लिखा आदमी है, कोई विकलांग है, बुजुर्ग है, तो ये सब कैसे करेंगे। तो यहाँ पूंजीवाद में क्या कहते हैं, दिल नहीं होता, केवल पैसा होता है। अब हम कैलेंडर की बात करेंगे बच्चों। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जो हम क्या कहते हैं,
नया साल आ गया, नया साल आ गया, हर साल नया साल आता है। कब आता है? 1 जनवरी को आता है, ठीक है। 1 जनवरी को आता है, कब तक चलता है? 31 दिसंबर चलता है। बेसिकली ये क्रिश्चियन कैलेंडर होता है, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज रहा, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इसी कैलेंडर को प्रमोट किया। अंग्रेज भी ज्यादातर ईसाई थे। ये 1500 के आसपास में जो एक पोप थे, आपने पढ़ा होगा ना, वेटिकन सिटी में पोप बैठते हैं, ईसाइयों का धर्मगुरु। उस पोप ने ये कैलेंडर शुरू किया था, उसी के आधार पर साल डिसाइड होते हैं। लेकिन बच्चों, जो हमारा फाइनेंस का काम है ना, फाइनेंशियल, भारत में जितने भी फाइनेंशियल काम होते हैं, जैसे कि भारत सरकार के, वो सब फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से। क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसलिए बजट कब आता है? फरवरी में आता है, ताकि वो 1 अप्रैल से लागू हो जाए। तो अब मैं पहले बता रहा हूँ, जो सिंपल कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल काम है, बैंक में आप जाओगे, कोई दोस्त मित्र काम करते हो, बैंक में पूछना, उनके यहाँ नया साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। सारा डेटा जितना भी नया रजिस्टर बनाने हैं, सब वो 1 अप्रैल से बनाने हैं। जितने भी गवर्नमेंट विभागों में, सब में क्या होता है? 1 अप्रैल से ही बनते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है? भारत सरकार का वित्त वर्ष क्या होता है? वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऐसे कृषि का है। कृषि का पहले है ना, देखो खेती कब होती है? जून के एंड में भारत में अपनी तो मानसून आता है, तो लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में खेती की बुआई होती है। तो उसी टाइम पे फिर उसको क्या करते हैं? एग्रीकल्चर ईयर मान लेते हैं, 1 जुलाई से 30 जून तक। ये याद रखना है, आपको पूछ सकते हैं कि भारत का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च से। फिर आरबीआई का। अब बच्चों, आरबीआई क्या था? पुराने जमाने में एग्रीकल्चर की भूमिका ज्यादा थी, तो क्या करता था? ये कृषि के आधार पर क्या करता था? अपना कैलेंडर 1 जुलाई से बनाता था। लेकिन बाद में 2020 में 2021 में क्या हुआ था? एक कमेटी बैठी थी, बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान कमेटी ने सलाह दिया कि जब भारत सरकार का कैलेंडर ईयर, भारत सरकार का फाइनेंशियल 1 अप्रैल है, तो तुम अपने क्यों 1 जुलाई को रो रहे हो? तो इन्होंने क्या किया? तुम भी वही कर दो, 1 जुलाई से 30 जून तक कर दो। बिमल जालान कमेटी की सिफारिश में मार्च 21 से परिवर्तन कर दिया। आज की डेट में अगर कोई आरबीआई का ईयर पूछे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ये मैंने पढ़ाया था, इसको आपने देखा, 1933 में इसको डिवाइड किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था छोटे छोटे पहलुओं होता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो में इंडिविजुअल अध्ययन किया जाता है। मैक्रो में क्या होता है? सेमेस्ट्री वर्थ कहते हैं। अर्थव्यवस्था के बड़े पहलू होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। नेशनल इनकम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, और इसको शुरुआत किसने किया था? ये वर्गीकरण किसने किया था? रेगनर फिश ने किया था। और जो भारत दुनिया में मैक्रो इकोनॉमी की शुरुआत जाती है जॉन मेनार्ड कीन्स को, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं इसको। ये ब्रिटिश इकोनॉमिक्स की पुस्तक, ऐतिहासिक पुस्तक है। जैसे कि रामायण महाभारत फेमस है, वैसे इकोनॉमिक्स का महाभारत मान लो इसको। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।